गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। बच्चों, आपके अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से आहार एवं पोषण विज्ञान को लेकर आए हैं, जो मैं आपको पहले की भी क्लास में बता चुकी हूँ। और इसके पहले मैं रिसर्च पे आपको बता रही थी, और रिसर्च में भी मैंने उसके चरण, प्रकार, रिसर्च क्या है, ये सब मैंने आपको बताया था। और आहार में भी मैंने लगभग सब कुछ टच किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने पर्सनली मुझे मैसेज किया कि वो थोड़ा सा आहार को और डिटेल में समझना चाह रहे थे, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आने वाला एक ऐसा प्रश्न पत्र है जो लगभग लगभग सारे आपके यूजी पीजी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब में ये जो है आपका आहार एवं पोषण विज्ञान चलता ही चलता है। और उसमें भी आता है, इसके साथ आपके नेट के एग्जाम में या आप टीजीटी या कोई भी ऐसा पेपर देते हैं, जितने भी आपके कंपटीशन संबंधी एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा था मैम एक बार फिर से हमको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो मैं उस क्लास को पुनः लेकर आई हूँ। अलग है, वो चीज़ नहीं है जो मैंने, वो टॉपिक्स नहीं है जो मैंने पढ़ाए हैं, उसके छोटे छोटे से अलग से पॉइंट्स हैं जिसको आप आज डीपली पढ़ेंगे। और बच्चों ध्यान से एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो हम पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है, हम अपने के लिए ही नहीं कह रहे हैं, तो आपको हमेशा एक क्या करना चाहिए, कॉपी या पेन लेके बैठना चाहिए और टीचर जो बताते हैं उसको नोट डाउन करना चाहिए। आप ये जान लीजिए, जो भी आप समझकर और लिखते हैं तुरंत, वो आपको तुरंत याद हो जाता है, याद हो जाता है, आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। और उसके हिसाब से जब आप दोबारा उसको जब रिपीट करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो वो याद हो जाता है। और सेल्फ नोट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, ऐसे आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया या ऐसे ले लिए तो वो डिलीट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और टीचर आपको बता रही है, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको नोट करते जाते हैं, तो एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाता है विथ एग्जाम्पल। क्योंकि एग्जाम्पल लगभग लगभग इसमें कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिलते हैं, और जब उसको आप एग्जाम में या कहीं लिखते हैं तो उसका एक अलग सा प्रभाव पड़ता है, और आपका आपका मस्तिष्क भी उस चीज को जल्दी ही कैच करता है। तो कोशिश ये करिए जब भी क्लास चले तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे आप नोट करिए, उसकी टॉपिक्स को समझिए, और जो ना समझ में आए उसी समय उसकी क्वेरी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं। और बच्चों एक चीज़ और, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है या आप आगे भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, जिससे क्लास अधिक से अधिक आप तक पहुंच सके। ओके, अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम आपके टॉपिक पर आ जाते हैं, आहार एवं पोषण विज्ञान। इसके पहले भी आपने आहार पढ़ा, अब ये थोड़ा सा डीप है, आप इसको देखिए। आहार एवं पोषण विज्ञान, नाम से ही देखिए स्पष्ट है यहाँ पर कि एक नहीं 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये एक विषय है, लेकिन यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, एक आहार, एक पोषण और एक विज्ञान। ठीक है, अब आहार, एक एक शब्द को हम समझेंगे, जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो एक एक शब्द को आप समझिए। आहार क्या है, आहार क्या होता है। ठीक है, आहार क्या होता है, आहार मीन्स डाइट। ठीक है, आहार मीन्स डाइट। और पोषण क्या होता है, अब भोजन क्या होता है, एक चीज और, पोषण तो मैंने पढ़ाया, मैंने पोषण ही आपको पढ़ाया था कि पोषण के जनक कौन थे, पोषण कहाँ से आया, पोषक तत्व क्या है। आज हम आहार और भोजन से रिलेटेड चीज लेके चल रहे हैं। अब ये तो आहार तो हो गया डाइट, पोषण तो मैंने पढ़ाया, मैंने पोषण ही आपको पढ़ाया था कि पोषण के जनक कौन थे, पोषण कहाँ से आया, पोषक तत्व क्या है। आज हम आहार और भोजन से रिलेटेड चीज लेके चल रहे हैं। अब ये तो आहार तो हो गया डाइट, भोजन क्या है ये बताइए। आप भोजन रोज करते हैं, रोज आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा भोजन किया जाता है। जितने भी व्यक्ति हैं, वो हमारी तो प्राथमिक आवश्यकता ही है भोजन, हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता ही भोजन है। अब आहार तो डाइट हो गया, भोजन क्या हो गया, फूड। ठीक, अब ये बताइए क्या ये दोनों एक है, क्या ये दोनों एक है। ज्यादातर लोगों का आंसर आएगा यस, मुझे पता है। अगर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना रहे तो ज्यादातर बच्चों का आएगा हाँ, आहार और भोजन एक है, क्योंकि ये देखने में समानार्थी शब्द लगते हैं कि हाँ हमने आहार लिया, हमने भोजन लिया, समानार्थी लगते हैं, लेकिन बच्चों ये एक नहीं है। फूड क्या होता है,
देखिए फूड क्या होता है, मतलब खाना क्या होता है या भोजन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हमने भोजन किया, है ना। तो जो खाया और पचाया जा सके, जिसको हम मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और जो हमारे पाचन संस्थान या हमारे स्टोमक में जाकर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो अवशोषित हो जाता है, जो पचाया जाता है, जिसको हम खा सकते हैं और पचा सकते हैं, वो भोजन है। अब ये ठोस और द्रव्य दोनों हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठोस फॉर्म में भी हो सकता है। तो भोजन क्या है, जिसको हम खाते हैं और पचाते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी चीज हम मुंह से ईंटा पत्थर खा लें तो ये हो जाएगा मुख द्वारा ग्रहण किया गया, नहीं। जो खाने योग्य पदार्थ है, जिसको हम खा रहे हैं और जो हमारे पेट के अंदर जाकर पच जा रहा है या पचाया जा रहा है, ये ठोस और द्रव्य दोनों रूप में हो सकता है, इसको हम कहते हैं भोजन। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम क्लियर करके बता रही हूँ भोजन क्या है, जिसको हम मुख द्वारा खाते हैं और जो हमारे शरीर द्वारा पचाया जाता है, वो होता है भोजन, जिसमें ठोस और लिक्विड मतलब दोनों पदार्थ, ऐसे पदार्थ भोजन में सम्मिलित किए जाते हैं। अब आहार क्या है? आपको लगेगा आहार भी यही है, मैडम ने अभी कहा दोनों अलग है। नहीं, भोजन हम एक टाइम में जो खाते हैं वो भोजन हुआ। ठोस द्रव्य कुछ भी हो सकता है, दूध भी उसमें आ सकता है, उसमें दालें भी हैं, उसमें सब्जियां भी, उसमें सब कुछ है, ठीक है। जो भी हम दाल चावल खा ले रहे हैं तो भोजन है, ठीक है। हम रोटी सब्जी खा लिए तो भोजन है, ठीक, ये सब भोजन। लेकिन आहार क्या है? आहार होता है जो हम पूरे दिन में ग्रहण करते हैं, जो हम पूरे दिन में एक डाइट प्लान के थ्रू जो हम पूरे दिन में हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है, सुबह से लेकर रात तक, वो चाहे हमारा ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, चाहे वो सुबह, मतलब वो क्या होता है, वो हमारी डाइट होती है। और इसीलिए बार बार बताया जाता है कि एक डाइट चार्ट बनाना चाहिए, एक आहार आयोजन करना चाहिए, जिससे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके आयु लिंग उसके हिसाब से या क्रियाशीलता के हिसाब से उनको भोजन दिया जा सके। तो आपको समझ में आ गया होगा आहार या डाइट क्या है, जो हम पूरे एक दिन में ग्रहण करते हैं, जिसमें हमारा सारा पोषक तत्व है, सब कुछ है, जिसको हमको सम्मिलित करना है, वो हमारा आहार है। और भोजन जो खाया और पचाया जा सके, जिसको हम खाते रहते हैं, जैसे सुबह खाया दोपहर खाया, तो वो हमारा भोजन है। लेकिन आहार में वही भोजन की सारी रूपरेखा जुड़ जाती है और उसको हम कहते हैं आहार, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता, इसीलिए देखिए संतुलित भोजन कहीं नहीं लिख कर आता है, संतुलित आहार लिख कर आता है। कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? अब जहां पर आहार का नाम आएगा वहां संतुलन और असंतुलन तो आ ही जाएगा। तो संतुलित आहार क्या होता है और असंतुलित आहार क्या होता है? देखिए संतुलित आहार क्या है? जो आयु लिंग क्रियाशीलता या व्यक्ति की मानसिक योग्यता के अनुसार उसको प्रदान किया जाए। अब आयु क्या कि घर में बच्चे भी हो सकते हैं, उनके पोषक तत्वों की जो ग्रहण करने की क्षमता या मात्रा है वो अलग है। वृद्ध भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, किशोर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता, कोई शारीरिक श्रम वाला अधिक हो सकता है, कोई मानसिक श्रम वाला अधिक हो सकता है। अवस्थाएं, गर्भावस्था वाली भी महिला हो सकती है, दुग्धपान वाली भी हो सकती है। लिंग, लड़कियों को किस तरह के भोज्य पदार्थ की जरूरत है, लड़कों को कितने कैलोरी की जरूरत है, या ऐसे जितने भी उसके हिसाब से जो हमारा डाइट प्लान बनता है कि हमको इस उम्र में या इस क्रियाशीलता पर इतनी कैलोरी ग्रहण करनी है, और जब हम उतनी कैलोरी ग्रहण करते हैं वो होता है हमारा संतुलित आहार। और इसका जस्ट अपोजिट है जब हम अपने लिंग, आयु या क्रियाशीलता के अनुसार पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करते या आहार को ग्रहण नहीं करते, तो वो होता है असंतुलित आहार। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से, भोजन क्या है? भोजन वो है जो हमारे मुख द्वारा खाया जाता है और पचाया जाता है, जिसमें ठोस, सॉलिड, लिक्विड दोनों चीज हो सकती है, जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं और उसको पचाते हैं। वो उसमें दाल चावल भी हो सकता है, उसमें रोटी सब्जी भी हो सकती है। लेकिन आहार क्या है? आहार जो हम पूरे दिन में ग्रहण करते हैं, और इसको ये आहार का प्लान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति परिवार के सदस्यों की, जितने परिवार के सदस्य हैं
उनके हिसाब से उनकी आयु क्या है, लिंग क्या है, उनकी क्रियाशीलता क्या है, उसके आधार पर यह निर्धारित होना चाहिए। और जब उसके हिसाब से हम पूरे दिन में जो ग्रहण करते हैं वो होता है हमारा आहार। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे आइए, पोषण। आहार आपने समझा, पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, अब इसको आप समझिए। ओके बच्चों, अब आगे आइए दूसरे टॉपिक पे, पोषण या न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए पोषण क्या है, इसको पहले ही मैंने बताया है, आज फिर से बताया है। पोषण एक प्रक्रिया है, जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, पोषण एक प्रक्रिया है उसके संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए कैसी प्रक्रिया है, अब यहीं से आपका विज्ञान भी निकल के आ जाएगा। एक चीज और यहीं पर आप समझ लीजिए, विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, जो एक सीरियल में होता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला पहले, नहीं, जिसमें क्रमबद्धता पाई जाती है वो विज्ञान है। अब यहाँ पोषण विज्ञान लगा हुआ है, तो पोषण का विज्ञान क्या है, ठीक है। पोषण का विज्ञान क्या है कि जहां पर खाने का शब्द आ रहा है या आहार का शब्द आ रहा है, वहां पर पोषण में विज्ञान लगाने की क्या आवश्यकता थी। आप देखिए यहीं से इस शब्द का भी स्पष्टीकरण कभी क्वेश्चन में आए तो आप इसी को जो आज समझेंगे इसी से उसका स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। देखिए पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रक्रिया है। देखिए भोजन हमने ग्रहण किया, मुख द्वारा हमारे शरीर में गया, ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचा, छोटी आंत में पहुंचा, वहां पर इसका पाचन हुआ, ठीक है, पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, उसके बाद इसका परिवहन पूरे शरीर में परिवहन होता है, जिससे उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और चयापचय की क्रिया होती है। चयापचय का मतलब क्या होता है, चया मतलब बनना और पचय मतलब विघटन होना, पहले बनता है और फिर उसका विघटन होता है, उसके पश्चात हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके पश्चात उसका उत्सर्जन हो जाता है। अब आप देखिए ये एक क्रमबद्धता है, आप इस रूप में देखिए कि आपको एक क्रमबद्धता दिखाई दे रही है। कैसे क्रमबद्धता दिखाई दे रही है, देखिए पहले आप ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रास नली में पहुंचा, ठीक है, ग्रहण किया आपने, ग्रास नली में पहुंचा, वहां से होता होता अमाशय में पहुंचा। देखिए सीरियल में है, ऐसा नहीं कि छोटी आंत में पहुंच जाएगा, छोटी आंत में पहुंचा, ठीक, फिर उसका पाचन हुआ, परिवहन हुआ, अवशोषण हुआ, फिर पोषक तत्वों का परिवहन हुआ, ठीक है, परिवहन हुआ, चयापचय हुआ, और उसके बाद जो उसके देखिए जितने इसमें उपयोगी, देखिए जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह आवश्यक नहीं, उसमें जितने पदार्थ है वो हमारे शरीर के लिए सब उपयोगी हैं। हमारा शरीर एक, इसीलिए इसको कहा गया विज्ञान, इस सिस्टम में काम करता है कि जितने पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, पाचन के पश्चात उसका परिवहन होकर वो सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर में दौड़ने लगेंगे और हमको पोषण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो चीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है वह उत्सर्जन प्रक्रिया के पश्चात मल मूत्र द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दी जाएगी। वो क्या है, अनुपयोगी पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, और वह उत्सर्जन के द्वारा मतलब उत्सर्जन के बाद मल मूत्र द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के बाहर निष्कासन हो जाता है, और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है उनसे हमको पोषण मिलता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारी क्रियाशीलता बनी रहती है। आपको समझ में आया। अब इसको विज्ञान क्यों किया कहा गया, क्योंकि आप देखिए इसमें क्रमबद्धता है कि हम भोजन मुख द्वारा ही खाएंगे, हमारे ग्रास नली से होते हुए हमारे अमाशय में पहुंची, जहां पर छोटी अधिकांश पदार्थों का पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है, वहां हुआ, और उसके बाद उसका जो है पाचन होने के बाद उसमें अवशोषण हो रहा है, अवशोषण होने के बाद उसका परिवहन हो रहा है, चयापचय हो रहा है, उसका उत्सर्जन हो रहा है, चाहे हमको उससे ऊर्जा मिल रही है, सब एक सीरीज में चल रहा है। ऐसा नहीं कि इस सीरीज को कहीं तोड़ना है, ठीक है। पाचन, अवशोषण, परिवहन, चयापचय, ऊर्जा, उत्सर्जन और मलमूत्र द्वारा निष्कासन, ये एक इसकी प्रक्रिया है। पहले ग्रहण करते हैं,
पहले ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर परिवहन होता है, चयापचय होती है, उसके बाद हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके बाद इसका उत्सर्जन होता है। अब आप देखिए एक सीरीज में है, ऐसा नहीं कि पहले उत्सर्जन हो गया या पहले चयापचय हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको पोषण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी जो सीरीज है उसमें भी हम भोजन कहने के लिए छोटा सा शब्द है, खाना खा लिए, भोजन कर लिए, लेकिन आप देखिए शरीर में उस भोजन का कितना कार्य है और किस तरह से कार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भोजन मैंने बताया, भोजन का मतलब कुछ भी हो गया, आपने खा लिया, लेकिन एक दैनिक आहार आयोजन में ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ऐसे सारे मतलब वसा भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, जिससे हमें ऊर्जा के साथ साथ सुरक्षात्मक तत्व या जो तंतुओं की टूट फूट या शरीर निर्माणक तत्व, ये सारे पदार्थ हमको प्राप्त हो सके और शरीर स्वस्थ रह सके। अब आपको एक एक टॉपिक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, भोजन क्या है? मुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ जिसका पाचन हो सके, जो शरीर द्वारा जो पचाया जा सके। आहार क्या है? जो दिन भर की दैनिक हम एक आहार को जो ग्रहण करते हैं दिन भर में, वो हमारा आहार होता है। पोषण क्या होता है? भोजन के अंदर पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो पाचन के पश्चात हमारे शरीर में परिवहन द्वारा पहुंचते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होता है पोषण, क्योंकि उसमें से वह निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब आइए ये पोषण हमको पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। और पोषक तत्व मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, 3-4 दिन मैंने पढ़ाया था, वो आप उसके पहले की क्लास में जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि बता रही हूँ तो थोड़ा सा हम उसको भी बता देंगे। पोषक तत्व क्या है? ठीक है, ये एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। ये पोषक तत्व क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को सुरक्षात्मक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है, शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक है, ऊतकों के निर्माण में सहायक है, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत में सहायक है, और एनर्जी देने का कार्य तो यह करते ही करते हैं। समझ में आए? ये 6 प्रकार के होते हैं। बहुत डिटेल में मैंने इसकी क्लास ली है, वो आप वहां पर जाके समझ सकते हैं। 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। अब देखिए, इतने के बाद ये जो मेन था, बच्चों को जो आहार और पोषण का नहीं समझ में आ रहा था, मैंने बता दिया। अब आप देखिए, इस भोजन को ग्रहण, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए हमको एक आहार आयोजन करना चाहिए, आहार तालिका बनानी चाहिए, जिससे हम प्रतिदिन अच्छे भोजन को ग्रहण करें। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमको यह आवश्यक है कि हमको भोज समूह या फूड ग्रुप्स का ज्ञान हो। भोज समूह या फूड ग्रुप्स का ज्ञान हो कि किस समूह में कौन से तत्व ऐसे आते हैं जिनको ग्रहण करने से हमको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, या जिनको ग्रहण करने से हमारी शारीरिक क्षमता जो है वो सही रहेगी, क्रियाशीलता सही रहेगी। तो हमको इन विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जो है ये हमें फूड ग्रुप्स का की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अब आप देखिए ये फूड ग्रुप्स कैसे होते हैं। ये फूड ग्रुप्स इसलिए बनाए गए कि आपको ये पता है कि हमारे समाज में हर स्तर के व्यक्ति निवास करते हैं। निम्न स्तर है, मध्यम है, उच्च है, मतलब सारे तरह की सारी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, और सब तरह के परिश्रम करने वाले व्यक्ति भी निवास करते हैं। सारे कैटेगरी के लोग होते हैं और सब तरह के, भाई जो कोई हाई सोसाइटी का है, कोई मीडियम है, कोई लो है, और हर कोई मजदूर वर्ग है, कोई बैठ के कार्य करता है, कोई शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम करता है। तो ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो उन क्रियाकलापों को सही ढंग से करने हेतु हमको उचित पोषण की जरूरत है, और वह उचित पोषण हमको भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भोज समूह निर्मित किए गए कि व्यक्ति की आर्थिक क्षमता के अनुसार से करने हेतु हमको उचित पोषण की जरूरत है, और वह उचित पोषण हमको भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भोज समूह निर्मित किए गए
कि व्यक्ति की आर्थिक क्षमता के अनुसार जो भोज समूह उसके समझ में आए, ऐसे ऐसे तत्वों को रखा गया कि आपको ये तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड दूसरे भोज समूह से दूसरे तत्व को लें जिससे आपको ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त हो। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब इसके लिए देखिए सन 1964, सन लिख लीजिए, सन 1964 जो पहले ये फूड ग्रुप बना, 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक फूड ग्रुप बनाया अपने कृषि विभाग द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा। 1964 में कई बार पूछा जाता है कि कब बना है, तो 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक फूड ग्रुप बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, जिसको इन्होंने 11 वर्ग में बांटा, जिसको इन्होंने 11 वर्ग में बांटा। और अगर एम स्वामीनाथन जी को देख ले तो ये आता है नाम लिखकर, तो इन्होंने भी भोज समूह को 11 भागों में बांटा। ये दोनों चीज नाम आप नोट कर लीजिए। 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फूड ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने 11 भागों में बांटा। इसके साथ साथ एम स्वामीनाथन जी ने भी भोज समूह को 11 भागों में बांटा। ठीक, अब ऐसा आता है तो अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो आपको दिमाग में रखना है कि इन्होंने 11 भागों में वर्गीकृत किया है। कब, किस सन में? 1964 में एम स्वामीनाथन जी ने, तो उन्होंने भी 11 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब देखिए इसका पहला क्या है, दूध व दूध से बने पदार्थ। आपको पता है पोषक तत्वों में जो प्रथम स्थान दिया गया है वो है प्रोटीन को। प्रोटीन को क्यों? क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि एवं विकास करता है, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत करता है, यहाँ तक कि अगर शरीर में कार्बोज या वसा की कमी हो जाए, मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व अगर कम हो जाएं, तो प्रोटीन उनकी जगह पर जो है वो ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो इन्होंने जो अपने वर्गीकरण में सबसे पहला स्थान दिया वो दूध व दूध से बने पदार्थ। अब आप उसमें दूध भी पी सकते हैं, दूध के अभाव में अगर दूध नहीं है या ऐसा है दही है, उससे बनी चीज मट्ठा है, घी है, घी नहीं, घी तो बस उसमें चला जाएगा, पनीर है, ऐसे चीजों को आप दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, ठीक है, पनीर, ऐसे चीजों को आप ले सकते हैं जो प्रोटीन प्रदायक हो, जिससे शरीर को प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले, फास्फोरस मिले, ऐसे तत्व प्राप्त हो। अब इसके आगे आइए बच्चों, दूसरा है इसमें मांस और मछली। दूसरे में इन्होंने मांस और मछली को रखा। मांस और मछली भी प्रोटीन से ही संबंधित है और दूसरे भोज समूह में इनके आए कि अगर आपको ये ना मिले तो आप मांस और मछली ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे में इन्होंने अंडे को रखा। अंडा भी प्रोटीन का स्रोत है। अब आप देखिए शुरू के जो 3 वर्ग हैं इन्होंने बस इसको अलग कर दिया है। पहले में इन्होंने दूध और दूध से बने पदार्थ, दूसरे में इन्होंने मांस मछली और तीसरा अंडा जो प्रोटीन प्रदायक पदार्थ हैं। इन्होंने इन 3 समूह में इसको रखा। अब चौथे में आ जाइए। चौथे में इन्होंने सूखी सब्जियों को रखा। अब सूखी सब्जियां क्या होती हैं पता है आप लोगों को? सूखी सब्जियां जो फलियां वाली होती है और उनको हम सुखा लेते हैं। जैसे अभी हरी मटर हो रही है, इसको सुखा के रख लेना, चना है, हरी मटर है, इसको सुखा के रख लेना। तो इनके चौथे जो ग्रुप में आया वो आया सूखी सब्जियां। और 5वां सभी प्रकार के अनाज। देखिए प्रोटीन जरूरी है तो कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के लिए जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के अनाजों में। तो जब हम विभिन्न प्रकार के अनाज को ग्रहण करेंगे, ये देखिए इसमें चावल, जौ, बाजरा, गेहूं सब आ गए, तो हमको कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ भी मिलने लगेंगे। उसके बाद खट्टे फल। खट्टे फल आपको पता है कि इसमें विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक, हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे फलों को, अब देखिए जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए 200 रुपए किलो कोई अंगूर ही खाएं, नहीं। आपके घर में नींबू है तो आप नींबू भी खा सकते हैं, वो भी खट्टा फल ही है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें विटामिन सी है, आप ऐसे फल को ग्रहण कर सकते हैं। फिर इनका जो है 7वां है हरी पत्तेदार व पीली सब्जियां। जो हरी पत्तेदार हैं और पीली सब्जियां हैं
इन्होंने इसको 7वें समूह में रखा और 8वें में इन्होंने जड़ वाली एवं अन्य सब्जियों को रखा। जड़ वाली एवं अन्य सब्जियां क्या है, जैसे मूली है, गाजर है, इनको इन्होंने 8वें समूह में रखा। 9वें में इन्होंने आलू को पृथक कर दिया, ठीक है, आलू को खाली अकेले रखा है। 10वें में तेल, घी, मसाला, वसा युक्त पदार्थ और 11वें में गुड़ और शक्कर। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि ऊपर के देखिए, अब इसमें कैसे आप देखिए पोषक तत्वों के आधार पर ही वर्गीकरण है। जिस शरीर की जिस चीज को हमको जिस मात्रा में जरूरत है उसको इन्होंने प्राथमिक में रखा। जैसे जैसे शरीर के लिए उसकी मात्रा घटानी है कि हमको कम मात्रा में लेनी है, वैसे वैसे उसको ये पीछे के ग्रुप में लेकर चले आए। जैसे घी, तेल, मसाला हमको पता है कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन एक नियंत्रित मात्रा में, क्योंकि अगर हमने उतना कार्य नहीं किया जितना हमने घी, तेल, मसाला ग्रहण किया है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, मोटापा होने लगता है, क्योंकि इसका पाचन बहुत देर में होता है। इसलिए इन्होंने बाद में ऐसे गुड़ और शक्कर भी है, ये भी इसकी भी अधिकता शरीर में मधुमेह नामक रोग कर देती है, इसलिए इन्होंने इसको भी लास्ट में ही रखा। लगभग हर पदार्थ में जो है वो शर्करा की कुछ ना कुछ मात्रा रहती ही है। अब आप देखिए, इसके बाद आप यहाँ ये ग्रुप आपने देख लिया। अब यहाँ आइए, आईसीएमआर द्वारा, आईसीएमआर की जो भोज गाइडलाइन है जिसमें आधारभूत भोज समूह को, आईसीएमआर की जो भोज गाइड है जिसमें आधारभूत भोज समूह का वर्गीकरण किया गया, इसको हम देख लेते हैं। अब आईसीएमआर कई बार इसका फुल फॉर्म भी लिखने को आता है कि आईसीएमआर, आप जब भी होम साइंस की बुक खोलेंगे तो हर जगह आईसीएमआर के अनुसार लिखा होता है। तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है, आप नोट कर लीजिए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके अनुसार भोज पदार्थ को या भोज समूह को 5 भागों में बांटा गया। इसके अनुसार भोज समूह को 5 भागों में बांटा गया। अब इन्होंने खाने को ना लेते हुए जैसे जैसे वो पदार्थ हमको मिल रहा था उस हिसाब से इसका वर्गीकरण किया। देखिए, पहले इन्होंने कहा प्रोटीन युक्त भोज पदार्थ, इनका जो पहला है वर्गीकरण प्रोटीन युक्त भोज पदार्थ। आपको पता है हमारे शरीर का 18 से 20% प्रतिदिन प्रोटीन युक्त भोज पदार्थ ग्रहण ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है हमारे शरीर के निर्माण के लिए, तंतुओं के लिए, ये हमारे लिए जरूरी है। तो अब प्रोटीन युक्त है तो प्रोटीन में जितने पदार्थ आते हैं वो सब इस भोज समूह में आ जाएंगे, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, दालें, अंकुरित अनाज, जैसे हम लोग चना, दाल, गेहूं, ये सब भिगो के अंकुर फूट जाता है तब खाते हैं, सोयाबीन, ये सब चीजें इस भोज समूह के अंतर्गत आ जाएगी जितने में प्रोटीन है। और आपको पता है हमको प्रोटीन प्रति किलोग्राम, हमारे शरीर का जितना भार है प्रति किलोग्राम, उसके हिसाब से हमको प्रोटीन की आवश्यकता दिन भर में होती है। तो इनका जो पहला वर्गीकरण है प्रोटीन युक्त भोज पदार्थ है। अब आप प्रोटीन युक्त भोज पदार्थ अगर आ गया, अब प्राथमिक से याद कर लीजिए प्रोटीन, तो उसमें प्रोटीन जिस पदार्थ में पाए जाते हैं आप उसका वर्णन करेंगे। दूसरा इनका है रक्षात्मक फल और सब्जियां। रक्षात्मक, जो शरीर को रक्षात्मक मतलब शरीर की रक्षा करती हैं ऐसी फल और सब्जियां। अब आपको पता है जिसमें रक्षात्मक या सुरक्षात्मक तत्व पाए जाते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पीली सब्जियां या ऐसे फल जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे अभी हमने पढ़ा संतरा है, नींबू है, ऐसी चीजें। तो ये सब चीजें जो है इनके दूसरे समूह में आई। द्वितीयक रक्षात्मक फल और सब्जियां, देखिए एक तो होती जो हमारे शरीर के लिए नियमित आवश्यक ही है, जैसे हरी सब्जियां हैं, ठीक है, फल हैं, ये नियमित आवश्यक ही है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते कि उसका भी खाना जरूरी है। जैसे हम ये नहीं कह सकते हमको आलू बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, आलू है, कद्दू है, लौकी है, बैगन है, ऐसी सब्जियों को इन्होंने द्वितीयक रक्षात्मक फल और सब्जियों में रखा। चौथे में इन्होंने यही मिलता है, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, इनसे ही प्राप्त होता है। और पांचवें आप देखिए सब जितना भी वसा से रिलेटेड है वो लास्ट में ही रखा जाता है।
और लास्ट में इन्होंने वसा एवं शक्कर को रखा, जिसमें तेल, घी, गुड़, शक्कर, ठीक है, ये सारी चीज है, क्योंकि आपको पता है इन सब पदार्थों का अवशोषण देर में होता है और ये शरीर में अगर उस तरह से हम क्रियाशील नहीं रहेंगे तो एकत्र होने लगती है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इनको, और ये पता है हर तरह के हमारे, ऐसा नहीं है कि हमको भोजन में मिल नहीं रहा है, हमने दाल फ्राई की तो उसमें भी है, हमने जो है सब्जी बनाई तो उसमें भी है, तो ये हमारे शरीर में किसी ना किसी माध्यम से जा ही रहा है, तो इसकी मात्रा हमें कम ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसका अवशोषण देर में होता है, इसका पाचन देर से होता है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा शरीर के लिए नुकसानदायक है। और वर्तमान समय ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति वसा और तेल की ही मात्रा को अधिक लेना चाह रहा है। ओके, तो बच्चों आपको ये क्लास मेरे ख्याल से तो अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आहार क्या है? आहार वो है जो दिन भर में हम ग्रहण करते हैं एक डाइट प्लान के अनुसार, कि हमको दिन भर में क्या भोजन कितनी मात्रा में ग्रहण करना है और जिससे हमको पूरी संतुलित आहार प्राप्त हो। भोजन क्या है? मुख द्वारा ग्रहण किया जाने वाला वो पदार्थ जिसको पचाया जा सके, वो हमारे दैनिक जो है रूटीन में सुबह शाम दोपहर जो भी हम करते हैं वो भोजन होता है। लेकिन जब हम उसको संतुलित रूप में तीनों टाइम का या चारों टाइम का जोड़ देते हैं तो वो आहार हो जाता है। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारे शरीर में भोजन करने के बाद होती ही रहती है। भोजन शरीर में जाता है, मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, वहां इसका अवशोषण होता है, इसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है, चयापचय होता है, ऊर्जा हमको देता है, और उसके बाद इसमें उत्सर्जी पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, और जो उपयोगी पदार्थ हैं वो परिवहन द्वारा या सर्कुलेशन द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे हमको उस भोजन के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमने भोज समूह पढ़ा। भोज समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उनका भोज समूह पढ़ा, जो उन्होंने 1964 में दिया और 11 भागों में वर्गीकृत किया, जिसमें हम स्वामीनाथन जी का भी नाम है। उन्होंने भी इसको 11 भागों में विभक्त किया, जिसमें दूध व दूध से बने पदार्थ, प्रोटीन, ऐसे जितने भी थे मैंने सब आपको डिटेल किया। उसके बाद इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का हमने, जिसको आधारभूत, कभी भी कहीं पूछा जाए आधारभूत भोज समूह क्या है तो भी ICMR है। भोज गाइडलाइन का वर्गीकरण क्या है तो भी ICMR का है, इसको लिख लीजिए। कभी भी पूछा जाता है भोज गाइड ने कितने भागों में विभक्त किया तो भी आप ICMR का ही लिखेंगे। आधारभूत या बेसिक भोज समूह आता है तो भी आप ICMR का लिखेंगे, ठीक है। तो आपको वहां 5 भाग देखने को मिले, जो 5 भाग उसके कार्य के हिसाब से बांटे गए थे। प्रोटीन युक्त, रक्षात्मक, द्वितीयक रक्षात्मक, अनाज और वसा, शक्कर। यहाँ पर आपका पोषण से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर और मैं आपको पढ़ाऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में आता है, और वो है उपचारात्मक पोषण, ठीक है। तो बच्चों इसको तैयार करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और इसको नोट करिए, और जो समझ में ना आए आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको आगे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाना है उसकी रूपरेखा दे रही हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करूंगी। तो आपको मैं इसके आगे आहार से ही रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपचारात्मक आहार। अभी तक आपने आहार पढ़ा तो आपको लग रहा होगा मैडम ने आहार बता दिया, भोजन को भी अलग कर दिया। अब ये उपचारात्मक आहार क्या है, थेरापेटिक डाइट, ये क्या है? देखिए नाम से, अगर आप किसी चीज का नाम ही पढ़ेंगे तो वहीं से क्लियर हो जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाने वाला टॉपिक है। देखिए ये डाइट ऐसी डाइट है जो आहार का ही एक रूप है, लेकिन उपचारात्मक आहार मतलब उपचार के रूप में किसी को जो दिया जाता है वो ऐसा आहार। तो उपचार के रूप में किसको दिया जाता है? रोगी को ही दिया जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त होता है तो उसको जो भोजन दिया जाता है वो उपचारात्मक आहार है। तो आप ये सोचेंगे तो ये भोजन नहीं
लेना है। ये देखिए सामान्य भोजन है जो हम लोग करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है तो उसके भोजन के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके डॉक्टर के कहने के अनुसार या उसकी रोग की प्रवृत्ति के अनुसार। तो जो वो परिवर्तन होता है वह उपचारात्मक आहार होता है। ठीक है, अब देखिए रोगावस्था में दिया जाने वाला आहार। ठीक है, रोगावस्था में दिया जाने, अभी मैंने भी ये बताया किसी भी रोग में। अब देखिए आपके यहाँ पूड़ी बनी हो और किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा हो, ठीक, या लूज मोशन हो रहा हो, तो क्या आप उसको पूड़ी दे देंगे खाने के लिए? नहीं। तो यहाँ पर ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने यहाँ पढ़ाया फैट का पाचन शरीर में देर से होता है। तो पहली बात तो रिलेटेड पेट से ही संबंधित बीमारी है और उसमें भी आप जो है ऑयली चीज दे रहे हैं तो निश्चित ही नुकसान करेगी। वैसे में क्या देना है, ऐसा भोजन जो एकदम सुपाच्य हो, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, ऐसी चीजें। तो यही चीज है रोगावस्था में दिया जाने वाला आहार। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य क्या होता है, कोई भी, पहले तो ये समझ लीजिए कि रोग क्या है। देखिए जैसे हम क्रियाशील हैं, हम अपनी क्रियाशीलता को